स्टार्ट करें फिर। सी पेपर पैटर्न एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सीए इंटर का आपके एग्जाम में दो रहेगा, एक तो डायरेक्ट टैक्स रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये 60 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का, इतना तो पता है आप लोग को, राइट। इसमें दो पोर्शन आते हैं, एक तो होता है एमसीक्यू और दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वो 30-70 का रेशियो होता है ये। सिमिलरली इनडायरेक्ट में भी वही होगा, एमसीक्यू और प्रैक्टिकल, जो कि 30% और 70%। जैसे कि 12 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, बाकी 28 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, जिसमें ये जो होगा ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन 10-10 मार्क के होंगे। एक मिनट, हाँ 10 मार्क्स। ये जो फर्स्ट वाला जो है ये कंपलसरी क्वेश्चन जो है ना, एक मिनट, ये जो 3 है नीचे के, ये 10 मार्क्स ईच आते हैं, ठीक है। ये इसमें से कोई भी दो करना है आपको। और ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 28 मार्क्स हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 12 मार्क्स। तो इसमें मिनिमम आपको टारगेट करना है 32 प्लस, और अचीवेबल है, ठीक है, इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। मे बी डायरेक्ट टैक्स में आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, बट ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा एग्जामिशन के लिए और सेट ऑफ्स के लिए भी, ठीक है। तो इसमें मिनिमम आपको 32 रखना है, मतलब आप 35 से 37 का रेंज भी पकड़ सकते हो, बट 32 तो बेसिक मिनिमम आपको रखना है टारगेट, और अचीवेबल है। मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। उतना टारगेट रखना है, बस आप लोग को ये करना है, साथ साथ में रिवीजन करना है, क्योंकि बाद में एक बार, क्योंकि ना इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना उसको थियोरेटिकल मानते हैं लोग, एक बार ही इसका ग्रिप छूट गया ना फिर डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो साथ साथ में ज़्यादा टाइम नहीं, 15-20 मिनट्स देना, जो भी रिवीजन है वो कर लेना, बाद में आपको साथ में पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, बट डे एंड पे एक बार रिवाइज कर लेना तो ज़्यादा इजी होगा। और उसको कंसेप्चुअली, जैसे अपन कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आप बाजू बाजू में अपने नोट्स में लिखते रहना, ठीक है, अपने हैंड राइटिंग में, जैसे भी आपको कुछ भी लिखना है आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे तो मैं आगे आपको चार्ट्स या फिर एट द सेम टाइम पॉइंटर्स बताऊंगा जो ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं ना, जैसे सेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको अपन समराइज करके पॉइंटर्स में डालेंगे, ठीक है। बट कोई भी चीज़ अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोला डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। नोटबुक्स रखते हो आप लोग, लिखते हो नोटबुक्स में, लेके आए हो ना, तो उसको लिखना भी है उसमें, मतलब वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आता है। 30 मार्क्स, 12 मार्क्स का एमसीक्यू है। नहीं नहीं, अलग अलग बाइफर्केशन होता है पेपर का। पहले पूरा डायरेक्ट टैक्स का पेपर होगा, फिर नहीं नहीं, नीचे इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर आएगा वैसा। एमसीक्यू में वही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सपोज आप एग्जाम्शन के कुछ क्वेश्चंस आ गए। नहीं, अलग अलग पोर्शन रहता है उसका। इनडायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज साथ में होंगे, डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज साथ में होंगे, ठीक है। बट एमसीक्यूज भी यही जो अपन पढ़ेंगे ना, उसमें से ही कुछ चीज़, जैसे कोई सम दे दिया उन्होंने, उसमें एमसीक्यू आ गया, या कोई कंसेप्ट पे एमसीक्यू आ गया, किस पे रिवर्स चार्ज है किस पे नहीं है, ठीक है, तो वैसे ही एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज तो निकालने ही है, 12 मार्क तो तुमको निकालने ही है, ठीक है। और ये 28 मार्क्स में से भी बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब इतना भी ईजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम तुम लोग कर सकते हो अगर साथ साथ में पढ़ाई करोगे तो। मतलब इतना मत समझ लेना कि हाँ इसको छोड़ना दो तुम लोग सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न रहेगा। तुम लोग को अगर लिखना है बुक में तो तुम लोग लिख सकते हो।
हो गया आप लोग का? हाँ NE2 हो गया, सबका हो गया ना? हो गया, चलो आगे बढ़े। सो अपना नेक्स्ट चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी में ना सबसे बेसिक चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ को अगर आपको टैक्स करना है तो उसमें सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अपन मतलब लेमन लैंग्वेज में अपन बोलते हैं सेल्स, राइट, ठीक है। पर जीएसटी में वैसा नहीं होता, सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स एवरीथिंग, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसफर भी कर रहे हो उसको भी सप्लाई बोलते हैं, विद और विदाउट कंसिडरेशन एवरीथिंग, ठीक है। तो कोई भी टैक्सेशन सिस्टम में ना टैक्स करने से पहले आपको उसका फाउंडेशन स्टोन समझना पड़ता है, उसका टैक्सेबल इवेंट समझना पड़ता है। कोई भी चीज़ जीएसटी में आएगी या नहीं आएगी वो एक इवेंट है ना, वो इवेंट होगा तो ही उस पर टैक्स आएगा, राइट। तो सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी, ठीक है। सो बिफोर लेविंग एनी टैक्स, टैक्सेबल इवेंट्स नीड्स टू बी असर्टेन्ड। मैं जो लाइन करता हूँ ना वो लाइन्स आप कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। साथ में अपने पेन से यू कैन जस्ट मार्क इट आउट, सो दैट बाद में आप जब रीड करोगे ना आपको वो पॉइंटर्स आप रीड करोगे तो आपका ईजी होगा। अभी एक्चुअल जीएसटी शुरू होगा, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स जो चालू होंगे ना, दिस आर द एक्चुअल जीएसटी चैप्टर्स। वो पहले वाला तो खाली इंट्रोडक्शन था, ठीक है। Taxable event needs to be ascertained. It is the foundation stone of any taxation system. It determines the point at which tax will be levied. ठीक है, taxable event क्या होता है? The point at which tax will be levied. A taxable event is any transaction or occurrence that results in tax consequence. मतलब ये होगा तो it will be leviable to GST, नहीं तो नहीं होगा, right? Earlier indirect tax regime included many interpretational issues like whether a particular process is manufactured or not. ठीक है, that is for GST laws resolve earlier issues by laying down one comprehensive taxable event, that is supply, ठीक है। सप्लाई को इन्होंने खाली एक्सप्लेन किया है, बट एनीथिंग कैन बी सप्लाई, अपन नीचे अच्छे से समझेंगे। सो कोई भी टैक्सेशन सिस्टम में उसको अगर आपको कोई भी टैक्सेशन सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें 5 प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले होता है वॉट, ठीक है। वॉट मीन्स एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन, कि वो उस पर कब ट्रिगर होगा। आपको टैक्स ये मंथ पे करना है, अगले साल का है, ये साल का है, तो उसका आता है टाइमिंग, ठीक है। फिर आता है वैल्यू, वैल्यू को जो अपन बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। ये पूरे एक्ट में अपन बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू क्या है कोई भी एक पर्टिकुलर सम में। फिर आता है रेट ऑफ टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं टैक्स रेट। और आता है कोई भी टैक्सेशन सिस्टम को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन होगा आपका, रिटर्न्स होंगे, पेमेंट्स होंगे, ठीक है, और आपके असेसमेंट्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा जीएसटी है ना अपने ये 5 चीज़ों में रहेंगे, ठीक है। तो अपने को एप्लीकेबिलिटी देखना है आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि सप्लाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझेगा तब आपको पता चलेगा कि जीएसटी किस पे लेवी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वो सब आएंगे। रेट हमको नहीं पढ़ना, ये फॉर्म में दिया, मतलब सम में दिया हुआ रहेगा आपको कि एज्यूम दिस रेट ऑफ टैक्स, ठीक है।
और ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अपने लिए ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब एक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस है जो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये वही मैंने लिखा है, ऑन व्हाट विल टैक्स बी लेविड। दूसरा, व्हेन विल टैक्स बी लेविड, ऑन व्हाट वैल्यू टैक्स विल बी लेविड, ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये हो गया बेसिक 5। अब सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपन बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गुड्स होता क्या है, ठीक है। गुड्स क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव हो सकती है, दैट इज गुड्स। ये पेन हो, ये बॉटल हो, या कोई भी चीज़ जिसको आप मूव कर सकते हो, जो अटैच नहीं है, दैट इज अ गुड्स, ठीक है। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं आपको 500 का नोट दे रहा हूँ तो ये मूवेबल है, राइट, पर उसको आप गुड्स नहीं बोलोगे। अदर देन मतलब एक्सक्लूडिंग। 500 रुपये के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है आपको, नहीं एक्चुअली, अरे सीरियसली, एक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी रहती है ना कि जीएसटी ऑफिसर उसके ऊपर झगड़ा करने लग जाते हैं, राइट। सिक्योरिटीज़, कोई भी चीज़, कोई सिक्योरिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर्स है, ठीक है, मैंने आपको सेल कर दिया, वो बोल सकता है इस पर जीएसटी लगेगा। तो एक्ट में ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, एग्जाम्पल सेल ऑन परचेज ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शन अगेंस्ट क्लेम। अगर मेरा कोई क्लेम है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो वो, ठीक है, डेटर्स वेटर्स वो सब जो हो गए, ठीक है। लाइक मतलब इंक्लूजन क्या किया उन्होंने? लॉटरी, ठीक है, यहाँ पे वाई लिख देना, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। और बाकी सारी जो जैसे प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, इनको इन्होंने एक्सक्लूड किया, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, ये एग्जाम्शन में डाल दिया, ठीक है। तो इंक्लूजन में क्या आता है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ ही है जो जीएसटी में है, बाकी सबको उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, ओके। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवियर्ड। सेवियर मतलब काटना, कट करना, ठीक है। आपको लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई होने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है तो, ठीक है। तो व्हाट इज गुड्स? उसमें याद रखना लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये 3 चीज़, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये हो गया गुड्स। अब कुछ नोट्स है जो अपने को समझना पड़ेगा। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम मीन्स क्लेम्स टू एनी डेट, ठीक है, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कोई मॉर्गेज आपने रख दिया, दैट्स अ सिक्योरिटी, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। अदर देन मतलब अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय एनी अदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन। ये ठीक है, इसको छोड़ दो आप। एक्शनेबल क्लेम मतलब ये समझ लो क्लेम टू एनी डेट। ये खाली मैंने आपके एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे नोट्स में डाला है, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ मनी इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर। खाली कैश नहीं है, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड है। प्रोमिसरी नोट्स हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गया, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, तो ये सारे मनी में आ गया, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज शाल इंक्लूड डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ठीक है। खाली शेयर्स या वो सब नहीं है, डेरिवेटिव्स हो गए या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, वो भी अपने सिक्योरिटीज़ में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? गुड्स क्या होते हैं? अब जीएसटी जब इन्होंने फ्रेम किया ना, बहुत शार्पली इन्होंने फ्रेम किया। गुड्स को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। सर्विस में क्या बोला? एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है। बिकॉज ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन कोई ना कर दे कि गुड्स ये है, सर्विस ये है, फिर वो कंसर्न क्रिएट करेगा, राइट। या बहुत बार बोलेगा नहीं ये तो गुड्स नहीं, ये तो सर्विस है, या ये सर्विस नहीं, ये गुड्स है, ठीक है। तो सर्विसेज में उन्होंने क्या किया? सेक्शन नंबर आप 2 याद रखो, बाकी का याद नहीं रखना, ठीक है। नहीं रिमेंबर नहीं कर पाओगे, बहुत सारे डेफिनेशंस है, ठीक है। 2 याद रखना आपको। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों में एक्सक्लूड कर दिया है, राइट। और सर्विस में क्या बोला? एनीथिंग अदर देन गुड्स, बट इट इंक्लूड्स। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज मैं यूएस जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने INR ट्रांसलेट करवाया, मैंने USD लिया। अब जिसने मेरे को ये कन्वर्ट करके दिया उसने फीस चार्ज की, तो वो तो बोलेगा ये तो मनी है,
बट वैसा नहीं, उसके लिए अगर मनी एक्सचेंज करना या कुछ करने के लिए भी अगर किसी ने फीस चार्ज किया, बट दैट्स अ सर्विस, तो इन्होंने अलग से इंक्लूड किया, बट इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। मतलब यूज़ ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड के लिए कोई चार्ज लग रहा है या आपने मनी कन्वर्ट करवाया है, ठीक है, तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। क्लियर? एक्सप्लेनेशन के लिए, फॉर रिमूवल डाउट्स, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। मतलब फॉर एग्जांपल ICICI सिक्योरिटीज़ ने, ठीक है, आप उसके थ्रू अगर शेयर्स में डील कर रहे हो और उसके लिए वो कोई फीस चार्ज कर रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। पर रिलायंस का शेयर आपने सेल किया 1000 रुपीज़ का, उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। 1000 के ऊपर उसने जो ब्रोकरेज लगाया ना, उस पर GST लगेगा, ठीक है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997, लेंडर चार्जिंग फी अगेंस्ट सिक्योरिटीज विल बी लेविएबल फॉर GST। ये आगे डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको, खाली इतना समझ लो। लैंडिंग स्कीम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज 1000 शेयर है रिलायंस के, पर मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, पर मेरा एक फ्रेंड है जिसको ट्रेड करना है, ठीक है, या मेरा फ्रेंड नहीं है, कोई एक एक्स पर्सन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेबी के पास जाएगा, मैं भी सेबी के पास जाऊँगा, मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास 1000 शेयर है बट मैं इसमें ट्रेड नहीं करता, तो सेबी क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए ये लैंडिंग स्कीम, मतलब ये शेयर्स सेबी अपने पास रखेगा और वो पर्सन ट्रेड कर सकता है, मतलब ऐसे, मतलब वो डिपॉजिट काइंड ऑफ उसके पास पड़ा रहेगा और उसको ट्रेड कर सकता है, ठीक है, और उसके लिए मुझे फीस मिल जाएगा और सेबी को भी अपना फीस मिल जाएगा। तो एक लैंडिंग स्कीम है, ये बहुत डिटेल में अपन आगे समझेंगे, बट खाली मैंने अभी यहाँ पे समझाया कि सिक्योरिटीज़ में लैंडिंग स्कीम उसमें इंक्लूडेड नहीं है। मतलब लैंडिंग स्कीम के लिए अब जब मैं ये देता हूँ मेरी सिक्योरिटीज़, ठीक है, उसके अगेंस्ट मुझे जो पैसे मिलते हैं, दैट्स अ सर्विस, ठीक है। बाकी नॉर्मली सिक्योरिटीज़ में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी ट्रेडिंग आप करते हो, सब कुछ एक्सक्लूडेड है, डेरिवेटिव सब कुछ एक्सक्लूडेड है। खाली ये सिक्योरिटीज़ लैंडिंग स्कीम, इसमें अगर मैंने अपने गुड्स, मतलब मैं अपने शेयर्स जो दिए, उसके लिए मैं कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूँ, दैट इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। अब ये चार्ट आपको अपने नोट्स में ड्रॉ करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले, बिकॉज मेरे को पता है आप पूरे नोट्स गो थ्रू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें एक आपको रॉकेट व्यू मिलेगा, ठीक है, पॉइंटर्स में आप इसको ड्रॉ कर लो और ये रीड करोगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। हाँ, इसी में नोट्स में, बुक में ना बनाना, बुक में बना दो, बट नोट्स पे बनाओगे तो ईजी हो जाएगा, इसके लिए मैंने स्पेस दिया आप लोग को वहाँ पे। सब कुछ आ जाता है उसमें। इसको ऐसे ही ड्रॉ करना, ऐसा टेबल बना के अंदर लिखना, वैसे ही लिखना। कलरफुल पेन यूज़ करते हो नहीं आप लोग? नहीं नहीं करते हो? या एक लाता है बहुत बड़ी बात है, ऐसा एक पेन भी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ मैं आप लोग को मार्क करवाऊंगा, तो आप उतने स्टार्स वो सब मैं करवा के दूंगा आपको। रेड पेन एटलीस्ट एक पेन कैरी किया करो, है ना?
मतलब कोई भी, जैसे कि आपने डेबिट कार्ड पे कोई चार्ज लग गया, ऐसा क्रेडिट कार्ड हो गया। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो उस पर, जो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको मार्क करके ऊपर एग्जाम्पल लिख सकते हो। हो गया? अरे पेपर छूट जाएगा रे तुम लोग का। डिज़ाइन में लिख रहे हो? कैलीग्राफी? अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता, पता है ना? छूटा है पेपर कोई अभी टेस्ट में, कोई छूटा है? तो छूट गया। पेपर खतरनाक ही आता है सीए में, सब सब खतरनाक। एक ग्रुप में ऐसा डाल देते उन लोग। अच्छा मैं बोला, तुम लोग ने जब ये नाम लिखे अपने ऊपर, किसी ने सीए लिखा क्या आगे? बस उधर ही छोड़ दिया ये सब? नाम के आगे सीए नहीं लिखते हो क्या? अरे सपने तो है ना, वो लिखना होता है वो खुद को। इम्प्लाइड? अच्छा, मन में ही है सर, नाम के पीछे लिखने का? ऐसा थोड़ा ना होता है यार। चलो हो गया, बाकी किसी का? नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा ये सब, तुम लोग को ही बोलना पड़ेगा, तो रिवाइज करके आना। हाँ ऑब्वियसली। कभी है टेस्ट, कभी है? नहीं नहीं, अरे टाइमिंग क्या है? हाँ, तो मॉर्निंग में होगा। 100 मार्क अच्छा है ना? हाँ तो ठीक है यार, क्या हो गया तुम लोग इतना स्पीड से पढ़ रहे हो तुम लोग अभी क्या? तो इसके लिए बोल रहा हूँ शाम को रिवाइज कर लेना फटाफट। एक मिनट बोलो। हाँ तो जो भी ग्रास क्रॉप्स कुछ भी है उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है कि काटने से पहले भी जो अटैच्ड है, तो आप उसको इमूवेबल बोल दोगे ना, है ना नॉर्मली, बट इसको इंक्लूड किया गया कि उसको गुड्स बोलेंगे। हाँ उस पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिफोर, मतलब बिफोर सप्लाई, बिफोर बीइंग सीवियर्ड, तो अगर उसको भी आपका बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, काटने के बाद तो मूवेबल हो गया, पर काटने से पहले ही मूवेबल है, पर उसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, देन ऑल्सो इट्स अ गुड्स। नहीं वो उसको तो ना काटोगे यार, प्रॉपर्टी नहीं रे, क्रॉप्स ग्रास और थिंग्स अटैच टू इट, वैसा विच इज एग्रीड टू बी सीवियर्ड, मतलब जिस काटना उसको सीवियर्ड बोलते हैं। ठीक है, हो गया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी नेक्स्ट है पर्सन्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ पर्सन्स कौन से सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के, ठीक है। इट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF, अ कंपनी,
अ फर्म LLP, एक मिनट, अभी एक्ट में कहीं भी अगर फर्म ये LLP आया है तो इट इंक्लूड्स बोथ, कहीं पे फर्म लिखा है या कहीं LLP है तो इट इंक्लूड्स बोथ, ठीक है। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एनी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की कोई भी एक कॉर्पोरेशन होगी ऐसी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सन्स। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर हुआ तो भी। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी पर्सन मिली है। अ लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रस्ट एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव। जैसे सर्विस में उन्होंने बोला ना एनी अदर देन गुड्स, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे डाल दिया एवरी आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव। मतलब आपने कुछ तीसरी चीज़ बना ली और उसको नाम दे दिया तो वो भी है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। क्या किया? अरे मतलब कोई नया जैसे LLP पहले नहीं था अभी आया, राइट। तो ऐसी कोई और चीज़ भी आई तो वो भी, जैसे वो आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन होगा, राइट, तो उसको भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फैमिली मतलब क्या होता है, ये आगे बहुत काम आएगा डेफिनेशंस, बिकॉज इसके बेसिस पे आपको सम पूछते हैं बहुत बार, ठीक है। फैमिली मतलब क्या हो गया? फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, तो उसकी स्पाउस, ठीक है, और चिल्ड्रंस, ठीक है, ये हो गया। और द पेरेंट्स, मतलब ये जो पर्सन है, एक मिनट, मतलब ये पर्सन जो है, ठीक है, उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। पर ये सारे जो ऊपर के लोग हैं ना, ये डिपेंडेंट होने चाहिए उस पर, होली और मेनली डिपेंडेंट। पर ये जो नीचे के जो पर्सन है, ये इवन दो इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, मतलब जो स्पाउस है वो खुद भी काम कर रही है, फिर भी उसको फैमिली में माना जाएगा। बहुत बार है ना एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं कि उन लोग है ना ट्रिक, मतलब ऐसा ट्रिकली लिख देंगे आपको कि उसकी सिस्टर के साथ उसका ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ, बट दैट पर्सन इज अर्निंग ऐसा, मतलब शी इज़ अ लॉयर या ऐसा कुछ, तो आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा कि वो डिपेंडेंट नहीं है, समझे। तो ये एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं उन लोग, एक ऐसे सम के अंदर एक सेक्शन में डाल देंगे कि वो खुद भी लॉयर है और वो 5 लाख रुपीज़ अर्न करती है, ऐसा कुछ भी लिख देंगे उन लोग, तो शी इज़ नॉट डिपेंडेंट वैसा। तो ये आपको थॉट लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। फैमिली का डेफिनेशन समझा। फिर आता है टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स क्या होगा? मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। नॉन टैक्सेबल क्या होता है? वो कौन सी चीज़ है ऐसी? जो 6 चीज़ अपन बात कर रहे थे ना, अल्कोहलिक, वो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो नॉन टैक्सेबल है, उसके अलावा सब कुछ टैक्सेबल है, ठीक है। नॉन टैक्सेबल मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स। इसमें ब्रैकेट में चाहिए तो आप लोग लिख लो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्लस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपके ब्रैकेट में लिख दो उसमें आप। टबैको पे है जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी उस पर। अच्छा, इतना क्लोजली मॉनिटर करता है। हुआ था वही मैं बोल रहा हूँ, हुआ था। रेट्स तो चेंज होते हैं, काफ़ी बार होते हैं। लिखा। फिर आता है एग्जाम सप्लाई, ठीक है। ऐसे कुछ सप्लाईज है, ठीक है। एग्जाम सप्लाईज में क्या कहते हैं? विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। जो एक्सपोर्ट सेल्स होते हैं ना, उसको नील रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं अपन, ठीक है। और विच इज़ होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, मतलब एग्जामेशन लिस्ट आएगा आगे, उसमें अगर वो प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है तो विच इज़ एग्जाम फ्रॉम टैक्स एंड ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। तो एग्जाम्ड में 3 चीज़ें आ गई, एक तो नील, ठीक है, दूसरा एग्जाम जो है वो खुद, और थर्ड नॉन टैक्सेबल, ठीक है। तो ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा।
सप्लाई में क्या होगा, एक होता है टैक्सेबल, फिर आता है एक्सपोर्ट सप्लाई, ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई अपन बोलते हैं बहुत बार, फिर आता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल बट एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें एक एग्जेम्प्टेड आएगा, नील रेटेड सप्लाई होगा जो यूजुअली एसेंशियल सप्लाई होता है, और फिर आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ओके। तो ये एक बार चार्ट बना लो आप लोग। ये ऊपर एक्सपोर्ट सेल्स जो है ना, उसको एक मिनट, उसमें एसेंशियल सप्लाई लिख देना, ऊपर जो नील रेट लिखा ना डेफिनेशन में, एक्सपोर्ट जो लिखा ना उसको एसेंशियल सेल्स लिख देना, एसेंशियल सेल्स। क्योंकि एक्सपोर्ट सप्लाई में क्या होता है, टैक्स लेवी होता है, बट गवर्नमेंट उसके सामने आपको रिफंड दे देती है, ठीक है, सब्सिडी वो सब जो होता है, तो उस पर उसको जीरो रेटेड बोलते हैं, मतलब डेट इज लेविएबल बट एट जीरो रेट। और ये जो है ना एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये रेड फ्लैग है आईटीसी के लिए, मतलब इसके अगेंस्ट आईटीसी नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है आपको। तो ये ऐसा करना भी है, इसको ऐसा मार्क करना, पीछे जगह दिया मैंने वहाँ पे ये लिखा ना, हाँ इसको ऐसे करके उसमें लिख देना रेड फ्लैग, ऐसा पूरा इसको ड्रॉ कर लेना वैसा डॉटेड, जैसे भी मतलब, या तो 2 एस्ट्रिक मार्क कर दो उसके बाजू में। नहीं नहीं, ऊपर जो लिखा ना रेड फ्लैग फॉर आईटीसी, तो आपको याद रहे वो, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद आता है टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, अभी ये बहुत अच्छे से समझना। टैक्सेबल मतलब एक ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है, या फिर ऐसा पर्सन जो लायबल है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, बट मैं लायबल हूँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है। तो जब भी या जीएसटी की रेड होगी, कुछ भी होगी, तब आपको पकड़ेंगे कि यू आर टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो उसमें वैसे डिफाइन किया है, अब मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, ये अपन आगे सेक्शन देखेंगे कि उसका प्रोसीजर्स क्या है, बट एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। फिर इंडिया का डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरा इंडिया का जो मैप है वो। फिर इट्स टेरिटोरियल वाटर, मतलब अगर आप ये देखो तो यहाँ पे जो टेरिटोरियल वाटर जो होता है ये, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंडिया, ठीक है। ये बेस लाइन होता है, ये जो ज़मीन है ना इसको बेस लाइन बोलते हैं, और इसके नीचे आता है ये सब सी बेड और सब सॉइल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इट्स टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, ये वाटर के नीचे जो सी बेड और सब सॉइल है ये वो भी आ जाता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके आगे आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसके भी नीचे सी बेड के नीचे भी आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो ये पोर्शन है, विच इज़ अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ये एग्जाम्स के लिए याद नहीं रखना आपको, बट फॉर द डेफिनेशन यू हैव टू रीड इट, ठीक है। तो टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, ये जो बेस लाइन है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स इज टेरिटोरियल वाटर। फिर यहाँ से ये कंटीजियस जोन आता है 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। फिर 200 नॉटिकल माइल, ये सब यहाँ से, यहाँ से बेस लाइन से सब जो मैंने लिखा है ना 24 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल, सब बेस लाइन से, ठीक है। जहाँ पे 1 नॉटिकल माइल मतलब क्या होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद आता था हाई सी, मतलब ये हाई सी के बाद जो है ना यहाँ पे जो भी बोट चल रही है वो सब लिवेबल नहीं होगी, बट ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी है।
इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, जो अपन ये देख रहे थे, सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरिटाइम जोन एज रेफर टू इन टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो सब ठीक है। द एयर स्पेस अबाउ दिस टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, मतलब इंडिया के ऊपर से भी कोई अगर एयरप्लेन गया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, वैसा ठीक है। ये हो गया इंडिया का डेफिनेशन। ये यहाँ तक टेरिटोरियल वाटर्स यहाँ तक होता है, फिर इसके बाद यहाँ से चालू हो जाता है अपना कंटीजियस जोन 24 नॉटिकल माइल, फिर यहाँ से 200 तक होता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वैसा। तो ये 200 तक इंडिया ही है, वैसा, ये बेस लाइन से, ठीक है, क्लियर। अब सप्लायर क्या होता है? सप्लायर ये कब काम आएगा सप्लायर, ये सब रिवर्स चार्ज में ज़्यादा स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ शाल मीन द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इट इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन सच बिहाफ, ठीक है, इसको चाहिए तो मार्क कर लो। इट इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, ठीक है। नॉर्मल सप्लायर तो है बट उसका कोई एजेंट भी है, ही इज ऑल्सो सप्लायर, ठीक है, इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। उसके बाद आता है रेसिपिएंट, ठीक है। रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स मीन्स, एक तो होगा यहाँ पे दो बाइफर्केशन है, एक होता है जहाँ पे रेसिपिएंट आपको कंसिडरेशन देता है, ठीक है, तो जो कंसिडरेशन देगा वो रेसिपिएंट। सपोज मैंने ये पेन सेल किया तो मुझे इसके सामने जो 10 रुपये देगा, ही इज़ द रेसिपिएंट। दूसरा होता है कि जहाँ पे सपोज मेरा कोई रिलेटेड पार्टी है, उसको मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन केस ऑफ गुड्स इफ देर इज़ नो कंसिडरेशन, तो ये गुड्स जिसको मिला ही इज़ द रेसिपिएंट। और सर्विस में जो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सर्विस जिसको मिली ही इज़ द रेसिपिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है, वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन इज द रेसिपिएंट। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे ऐसा चाहिए तो मार्क कर लो, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, द पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल और टू whom पोजेशन और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल, ठीक है, जिसको गुड्स मिला वो। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द पर्सन टू whom द सर्विस इज रेंडर्ड, ठीक है, एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू whom सप्लाई इज मेड शाल बी कंसिडर्ड एज रेफरेंस टू द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, मतलब जिसको सप्लाई मिला ही विल बी द सेम पर्सन एज रेसिपिएंट, ठीक है। एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब रेसिपिएंट का भी कोई एजेंट है तो ही इज ऑल्सो रेसिपिएंट, ठीक है। ये आप लोग चार्ट ड्रॉ कर लो आपके बुक उसमें। तो यहाँ पे वैसे ही मैंने किया, रेसिपिएंट में कंसिडरेशन पेएबल, नो कंसिडरेशन पेएबल, यहाँ पे रेसिपिएंट इज इक्वल टू पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स और सर्विसेज, फिर नीचे वो सेम एक्सप्लेन किया मैंने। समझ रहे हैं ना आप लोग को?
हो गया? लायबल तो रहेगा ना? नहीं, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है ये रेसिपेंट? लायबल सी कैसा होता है? सिंपल एक चीज़ है कि पहले तो कंसिडरेशन है कि नहीं, कंसिडरेशन है और उसने वो कंसिडरेशन पे कर रहा है तो ही इज़ द रेसिपेंट, देन ही इज़ लायबल ना, ठीक है? कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा है, जब पे नहीं कर रहा तब कौन आता है? जब आपके कोई खुद की ब्रांच है या आपकी सब्सिडरी है या आपका कोई रिलेटेड पर्सन है, तो उसके केस में जिसको भी गुड्स मिलेगा, जिसको भी आप डिलीवर कर रहे हो या फिर वो पिक कर रहा है गुड्स, तो ही बिकम्स द रेसिपेंट। सर्विस के केस में जिसको सर्विस मिल रही है, वैसा मेरी कोई ब्रांच है, सपोज मेरी एक CA फर्म है कहीं और दिल्ली में, तो मैं उसको थोड़ा ना चार्ज करूँगा कंसिडरेशन, मैं फ्री में करूँगा उसको, तो वो मेरा रेसिपेंट हो गया। ये यूजुअली रिवर्स चार्ज में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ होगा ये सब टर्म्स, वैसा, ठीक है? क्लियर? अब GST में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है? मतलब पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो देन ओनली इट विल बी लायबल नॉर्मल यूजुअली, ठीक है? तो उसका मतलब क्या होता है? GST इज एसेंशियली अ टैक्स ऑन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ठीक है? मतलब अगर सपोज मैं मेरी पर्सनल कार सेल करता हूँ तो उस पर मैं GST नहीं लगाऊंगा, कमर्शियल ट्रांजेक्शन होगा तो ही GST लगेगा, ठीक है? Hence only those supplies that are in the course or furtherance of business shall qualify as supply under GST, ठीक है? Resultantly, any supplies made by an individual in his personal capacity do not come under the ambit of GST unless they fall within the definition of business, ठीक है? एक बिजनेस का डेफिनेशन है, अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई चीज़ आप बेचते हो, अगर वो बिजनेस के डेफिनेशन में कैप्चर हुआ तो ही वो GST, मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, ओके? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कि गोल्ड शॉप्स होती है, तो आप गोल्ड ज्वेलरी बाय करने जाते हो तो आप पुरानी ज्वेलरी भी बहुत बार दे देते हो, तो वो पर्सनल कैपेसिटी में आप दे रहे हो, दैट इज़ नॉट योर बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है आपका, तो आप GST चार्ज नहीं करते हो, ठीक है? वो उतना मनी लेस करता है, बट वो जब GST चार्ज करता है ना, वो जो आउटलेट वाला, वो टोटल वैल्यू पे चार्ज करता है, लेस उसको जितना मिला, सपोज 5 लाख का ज्वेलरी है तो GST वो पूरे पे लगाएगा क्योंकि उसका बिजनेस है वो, लेस सपोज ज्वेलरी 2 लाख की है तो 5 लाख पे जो GST होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा, वो टोटल इनवाइस वैल्यू होगा, लेस मैंने जितना उसको दिया और नेट मुझे पे करना है, मतलब GST मुझे पूरे पे करना पड़ेगा, बट आई विल नॉट चार्ज GST, वैसा, ठीक है? क्लियर है ना? इन द एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वुल कंस्टिट्यूट एज सप्लाई, ठीक है? पेन गया है क्या? ठीक है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म बिजनेस। बिजनेस क्या क्या चीज़ें होती है ये समझना पड़ेगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है? बिजनेस क्या क्या होता है? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, ये याद नहीं रखना है, बट खाली समझना है कि कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन कुछ भी हुआ, ठीक है? एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज़ फॉर पिक्यूनरी बेनिफिट, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, आप उसमें से कुछ कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो उससे लेना देना नहीं है, अगर आपका वो ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चर, बिजनेस है, प्रोफेशन है, दैट्स अ बिजनेस, ठीक है? ये क्लियर? सेकेंड आता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल टू ए अबाउ, मतलब मेरे बिजनेस के लिए कोई छोटी चीज़ या एंसिलरी चीज़ मैंने कर दी, वो भी मेरे बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है? उसमें से स्क्रैप निकलता है, वो स्क्रैप में बेचता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस क्या है? गुड्स बेचने का, ठीक है? बट वो स्क्रैप सिंस इट इज़ एंसिलरी और इंसिडेंटल रिलेटेड टू माई बिजनेस, इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, तो उस पर भी मेरे को GST चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम्पल चाहिए तो आप लोग ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिखते रहो, बिकॉज आपको बाद में क्लिक होगा, ये सब इजी होगा टू रिकलेक्ट, ठीक है? स्क्रैप मे बी फ्रॉम अ फैक्ट्री और समथिंग, ठीक है? फिर थर्ड पॉइंट आता है, लिख लो पहले एक बार, ओके? एनी एक्टिविटी, ये फर्स्ट 2 पॉइंट अपन ने देखे, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव वेदर और नॉट देर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलेटरी, मतलब सपोज
आप बोल सकते हो कि नहीं ये तो मैं साल में एक बार करता हूँ, या मैंने फर्स्ट टाइम किया, या इसका वॉल्यूम ही नहीं है, ये एक ही प्रोडक्ट में बेचता हूँ, देन टू इट्स अ बिजनेस। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं ये कभी कभी करता हूँ, या फिर ये मेरा एक ही प्रोडक्ट जाता है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, या फिर फ्रीक्वेंसी नहीं है, या मैं आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, फिर भी ये बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। देन टू इट्स अ बिजनेस। फिर आता है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। मतलब अगर सपोज मेरा एक बना बनाया हुआ बिजनेस है, मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ एक दिन आके, देन टू इट विल बी अ बिजनेस। क्योंकि इतने सारे जो गुड्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, अंडर रजिस्टर हो जाऊँगा और मैं उसको अलग से भी बेच सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कोई बिजनेस क्लोज कर रहे हो, अनलेस आप किसी, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे पर्सन को या आपके कोई फैमिली पर्सन या किसी को दे रहे हो जो खुद रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो आगे कैरी करने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल डैडी ने अपने बेटे को दे दिया, ट्रांसफर हुआ बिजनेस, वैसा नहीं, क्लोजर हो रहा है या किसी ने एक्वायर किया, देन टू इट विल बी पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी बॉडी, ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर। मतलब कोई ऐसी कोई एसोसिएशन है, कोई क्लब है, फॉर एग्जांपल मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब है या अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, वो अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, देन टू इट्स अ बिजनेस, ठीक है। वो फैसिलिटीज जो जिसके लिए वो सब्सक्रिप्शन फीस या कोई भी कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर आता है एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस। जैसे कि आप मूवी देखने गए थिएटर में, या फिर कोई वेडिंग का कोई वेन्यू है, ठीक है, तो उसको भी अगर आप दे रहे हो कोई भी प्रीमाइस, अगर एडमिशन टू एनी प्रीमाइस, जैसे आप 7 वंडर चले गए, दैट्स एन एडमिशन टू एनी प्रीमाइस ना, आपको एंट्री फी लग रहा है, राइट, तो वो भी एक बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन ऑफ बिजनेस। मतलब कोई ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई डायरेक्टर है कोई कंपनी का, ठीक है, सो सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस, तो वो ही इज एन होल्डिंग एन ऑफिस, ठीक है, वो भी उसका बिजनेस है, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन, और मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप, बट इट विल बी पार्ट ऑफ बिजनेस। फिर आता है एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब्स इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब, ठीक है। ये नीचे मैंने डेफिनेशन लिखा है, बुक मेकर कौन है, टोटलाइजर कौन है, ठीक है। तो रेस क्लब के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी बिजनेस है। और फिर लास्ट में आता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सीजी, एसजी और एलए। इसको मैं गवर्नमेंट बोलूँगा आगे आके, ठीक है, सीजी, एसजी और एलए, ये तीनों मिला के गवर्नमेंट होगी। अगर इसमें से खाली सीजी होगा तो मैं सीजी बोलूँगा, एसजी होगा तो एसजी बोलूँगा, एलए होगा तो एलए बोलूँगा, नहीं तो नॉर्मली मैं गवर्नमेंट बोलूँगा, ठीक है। इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो स्वीपर्स होते हैं, वो अगर वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए, जैसे वाटर सप्लाई कर रही है स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, वो भी बिजनेस है, उसको अलग से उन्होंने एग्जेम्प्ट किया या नेगेटिव लिस्ट में डाला है, बट अभी के लिए इट्स अ बिजनेस, ठीक है। वेदर और नॉट देर इज फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी और रेगुलेटरी ऑफ बिजनेस, द ट्रांजेक्शन कैन बी कंसिडर टू बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड दस विल यू कंसिडर टू सप्लाई। जैसे अपन ने ऊपर देखा, ठीक है, सेम चीज़ है ये। बुक मेकर इज अ पर्सन दैट एक्सेप्ट्स एंड पेज ऑफ बेट्स ऑन इवेंट्स एट एग्रीड ऑड्स। मतलब जीतने या हारने पे बुक मेकर क्या होता है, जो बताता है कि कितना बेट पे ऑफ होगा, ठीक है, इज अ बुक मेकर। टोटलाइजर कौन होता है, वो एक डिवाइस यूज करता है, टोटलाइजर इज अ डिवाइस showing the number and amounts of bet staked on a race to facilitate the division of total among winner। मतलब कोई जीतने वालों को, जैसे वो टोटल करके बताता है कि जीतने वालों को कितना वैल्यू मिलेगा। जैसे 2 टीम होती है ना, कि 10 लोग ने लगाया हारने पे, 10 लोग ने लगाया जीतने पे, ठीक है, तो बुक मेकर क्या करेगा, एग्रीड ऑड्स पे, इवेंट्स पे कितना मनी पे करना है, और टोटलाइजर उसको कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। 2 पर्सन होते हैं, ठीक है। अब ये चार्ट है बिजनेस का, ये समझने में बहुत ईजी होगा आप लोग के लिए, मैंने इसको थोड़ा क्रिस्प किया है। एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, मतलब इसको मैंने एक्सेट्रा लिख दिया है, और इसको आप बना लो अपने बुक में, ठीक है, ये थोड़ा इजी होगा आपके लिए। क्या और दिख नहीं रहा है क्या पीछे?
आप लोग ने डेली स्केड्यूल बनाया कि नहीं पढ़ने का? नहीं बनाया? हाँ, क्यों आफ्टरनून का ही होता है? मॉर्निंग लेक्चर किधर होता है तुम लोग का? 12 बजे लेक्चर होता है। पर नॉर्मली स्केड्यूल बना के रखने का ना, ऐसे तो बहुत कम होंगे ना, हमेशा थोड़ा ना 12 बजे से होता है। कितने बजे उठते हो तुम लोग? 9, 7, 6 बजे उठते हो ना? पढ़ते हो ना 6 बजे? या क्रिकेट 6 बजे उठ के पढ़ते हो ना? ऐसा कुछ टारगेट बनाया है कि इतने दिन में सब्जेक्ट होना चाहिए? नहीं बनाया? नहीं बनाया भाई, ये सब बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। मैंने बोला था, पता है, 3 रीडिंग होना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में तो भूल जाओगे, ठीक है, ये सच बात है। ये सेकंड रीडिंग में तुम लोग रिकलेक्ट कर पाओगे, और थर्ड रीडिंग जो तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन होगा। फर्स्ट में तो भूल जाओगे, सेकंड में तुमको याद आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था, और थर्ड तुम्हारा रिवीजन होगा। तो 3 रीडिंग तो तुमको टारगेट करना ही है। तो उसका टारगेट्स बना दो कि ये चैप्टर, मतलब ये सब्जेक्ट इतने दिन में होना चाहिए। अरे वो सब तो चलते रहेगा यार, तो टेस्ट में भी तो पढ़ ही रहे हो ना आप लोग, वो भी हेल्प ही करेगा आपको। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो भटकेगा। सीए का मेन क्रक्स वही है, कंसिस्टेंसी, बाकी कुछ नहीं है। तुम लोग सब सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट हो? अब मतलब यार, टिक इन द बॉक्स ना, तो जो टिक इन द बॉक्स है वो आँख बंद कर कैसे पढ़ के गए थे ना? हो गया तुम लोग का? तुम लोग का टारगेट क्या है? फर्स्ट रीडिंग कब खत्म होना चाहिए? कल? अगस्त फर्स्ट वीक? हाँ मतलब डिसेंट है फिर, ठीक है। सबका अगस्त ही है क्या, या झूठ बोल रहे हो सब? सब मिलके झूठ बोल रहे हैं ऐसा? जुलाई है? क्यों एक ग्रुप, क्यों ऐसा? तो एक ग्रुप की तैयारी कर, पर दे देना 2, उसमें क्या हो गया? नहीं सीरियसली मतलब, ऐसा अभी से क्यों सोच रहे तू एक ग्रुप? मेरे को वो बता, क्यों? लेकिन रीज़न क्या है? सीपीटी में कितने, मतलब सीए फाउंडेशन में कितना आया था? सॉरी, तो फिर क्या है मतलब, रीज़न क्या है? मेरे को रीज़न समझना है। तो बाकी सब्जेक्ट्स तो तू अभी अटेंड कर रहा है या बाद में करेगा, अलग से करेगा? और कोई है ए ग्रुप वाला? क्या हुआ, क्या बोले आप? पर ये बहुत कॉमन होता है, मतलब मैंने मेरे एग्ज़ाम में देखा था कि फर्स्ट ग्रुप में जैसे ग्रुप्स जाते हैं, सब्जेक्ट्स जाते हैं, तो लोग डर जाते हैं, और सेकंड ग्रुप में खाली होता है तो और अपना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। नहीं तुमने सोच लिया, बट ऐसा होता है बहुत बार कि स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, फिर धीरे धीरे, तो वो कॉन्फिडेंस लास्ट तक रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आजू बाजू सीट्स खाली होती जा रही है तो तुम भी डर रहे हो कि
ऊपर करूँ मत। अरे पर इसके नीचे कुछ है नहीं, इतना ही है। नीचे बस, अभी 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 ठीक है। अच्छा आप बोल रहे हो जूम करूँ ऐसा, जूम इन करूँ ऐसा, अब ठीक है। अच्छा ऐसा बोलो आप। दिख रहा है पीछे वालों को? करूँ और जूम इन करूँ मोबाइल में से? इसको ऐसे ही लिखते हो ना तुम लोग? एरोज एरोज यूज करते हो ना? अभी तक ये चैप्टर चालू नहीं हुआ है, अभी तक डेफिनेशन पे ही अपन। क्या हो गया? स्पेस कम लग रहा है क्या? हो गया ना सबका? बाकी है? इसके बाद में सम्स भी है जो अपने को सॉल्व करने हैं, मतलब आप लोग को सॉल्व करने हैं।
हो गया? चलो अभी आगे देखते हैं। हो गया ना सबका? चलो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है कंसिडरेशन का, ठीक है। सो कंसिडरेशन इज व्हाट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इट इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, ठीक है। कोई भी ऐसा पेमेंट जो हो रहा है वेदर इन मनी और अदरवाइज, ठीक है। मनी और अदरवाइज मतलब कोई चीज़ आपने एक्सचेंज में भी दे दी, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेदर बाय द रेसिपिएंट, मतलब या तो रेसिपिएंट दे रहा है या उसके बिहाफ पे कोई और भी दे रहा है, तो राइट तो पहले तो क्या होगा, एनी पेमेंट, ठीक है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, इसको सेकंड मार्क कर लो। थर्ड, बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय, बट शैल नॉट इंक्लूड, इसको ऐसा बॉक्स कर दो, दैट इज एक्सक्लूजन। एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का नहीं है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई सब्सिडी दी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आएगा, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट इज एनी पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, ठीक है, बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, बट इट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। फिर सेकंड आता है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, मतलब जो वैल्यू है एक्ट का, कोई भी एक्ट का कोई वैल्यू है फॉर फॉरबिडेंस, मतलब कोई चीज़ नहीं करने का। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसा बिजनेस किया, मेरे बाजू में एक कॉम्पिटिटर है, मैंने उसको बोला कि ये एरिया में तो बिजनेस मत कर, उसके लिए मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, फॉरबिडेंस, ठीक है, इन रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स ऑफ और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, ठीक है, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, मतलब द मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है, फॉर फॉरबिडेंस, यहाँ पे 2 लिख दो, बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड, सेम यहाँ पे भी चौथा, ठीक है। ये 4 पॉइंट ऊपर है और 4 पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो ये होता है कंसिडरेशन, बट कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट टिल द टाइम यू आर यूटिलाइजिंग इट। मतलब मेरे एक सप्लायर है, ठीक है, मैं जिसको सेल करता हूँ, मैंने उससे 1 लाख रुपए डिपॉजिट ले लिया, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अगर जब तक मैं वो डिपॉजिट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसने सपोज मेरे को पेमेंट नहीं किया उस टाइम तक और मैंने वो डिपॉजिट यूज़ कर लिया, तो वो जीएसटी, वो कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, however a deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supplies unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply, ठीक है, समझ गया, क्लियर कंसिडरेशन। वापस बोलो, सपोज मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक पर्सन, एक कस्टमर है मेरा। अभी बिजनेस करने से पहले मेरा रूल क्या होता है कि आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा, ठीक है। अब 1-2 साल तक हमारा बिजनेस अच्छा चला, ठीक है, उसके बाद उसका पेमेंट आना बंद हो गया, तो जब मैं उससे डिपॉजिट ले रहा हूँ ना, तब मैं उसको जीएसटी चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक डिपॉजिट है, सेफ्टी अमाउंट है मेरे पास, ठीक है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं उसको यूटिलाइज करूँ, वो एक एडवांस पड़ा है मेरे पास, ठीक है, तो उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो कोई पेमेंट नहीं है मेरे लिए, गुड्स के अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं है, बट खाली वो एक डिपॉजिट है। पर 2 साल के बाद सपोज उसका पेमेंट आना बंद हो गया और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए तेरा एडवांस पड़ा है, मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ गुड तेरा जो इन्वॉइस पड़ा है ना 70,000 का, उसके सामने मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तब वो कंसिडरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट जैसा यूटिलाइज कर दिया ना। खाली डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन, ठीक है, क्लियर। नोट 1, मनी रिसीव्ड एट डिपॉजिट वही है, शाल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी अनलेस सच डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड। दूसरा, कंसिडरेशन शुड बी टूवर्ड्स ऑब्लिगेशन टू सप्लाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आता है, ठीक है। इट शुड बी टूवर्ड्स ऑब्लिगेशन टू सप्लाई, मतलब सपोज मैं कोई मंदिर में गया, टेम्पल में, ठीक है, और मैंने दान पेटी में पैसा डाल दिया, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन, ठीक है। ये आप ऐसे ही क्योंकि एज्यूम कर रहे हो आप,
ठीक है, एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि दैट्स अ नॉट अ कंसिडरेशन। बट मैं आपको जब एग्जाम्पल दूंगा तो तब आपको क्लिक होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट शुड बी टूवर्ड्स एन ऑब्लिगेशन। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज एक टेम्पल है, सपोज तिरुपति टेम्पल है, बालाजी का टेम्पल है, मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे उनको बोला कि एक रूम बनाओ आप और उसमें फर्नीचर्स रखो ताकि जो भी लोग दर्शन करने आते हैं वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और मैंने उनको बोला कि उस पर लिखो डोनेटेड बाय राहुल एंड फर्नीचर्स, और मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो ये उनका ऑब्लिगेशन हो गया। मैं उनको डोनेशन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे प्रमोशन चाहिए, ठीक है। तो इफ देर इज एन ऑब्लिगेशन तो वो कंसिडरेशन हो जाएगा। पर खाली कोई अगर सपोज मैंने जाके एक रूम बनाया और मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया डोनेटेड बाय राहुल, श्री राहुल ऐसा करके उन्होंने लिख दिया, ठीक है, तो उसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, वो आउट ऑफ देयर ओन विल दे आर राइटिंग, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। तो बहुत बार सम्स में उन लोग ऐसे डाल देते हैं कि वो लोग लिख देंगे डोनेटेड बाय XYZ डेकोर्स या ऐसा कुछ लिख देंगे, तो वो ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ठीक है। देन इट विल बी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन शुड बी टूवर्ड्स ऑब्लिगेशन टू सप्लाई। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंसिडरेशन इज दैट समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। अगर कुछ के सामने कुछ नहीं मिल रहा तो वो कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द donation or give to do something, that is supply of services, that is business name of donor is displayed on donation. अगर वो नहीं हो रहा है तो there is no obligation, ठीक है, क्लियर। कोई क्वेश्चन, राइट। अभी अपन घुसेंगे सेक्शंस में। अब धीरे धीरे अपन सेक्शन नंबर्स भी याद करना चालू करेंगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है। और फर्स्ट थिंग, ये जो देखो GST एक्ट में ना, जैसे अपन ने देखा 4 चीज़ में बाइफरकेटेड है, CGST, SGST, UTGST, IGST, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से अपने को सिर्फ CGST और IGST पढ़ना है, ठीक है। SGST और UTGST इज सेम एज CGST, ठीक है। तो वो आप सेम जेरोक्स कॉपी पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेबल क्या रहेगा, CGST रहेगा, CGST एक्ट और IGST एक्ट, ठीक है। तो ये जो भी सेक्शंस है ना, ये सब CGST के, मैंने हर जगह लिखे भी है कि CGST एक्ट, SGST एक्ट। तो यहाँ पे आप लिख दो ब्रैकेट में CGST एक्ट, ठीक है, CGST एक्ट 2017, ओके। जहाँ पे IGST है वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, तो वो अपने विल के हिसाब से कर रहा है ना, मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसमें, राइट। तो उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वैसा, ठीक है। सो सेक्शन 7 क्या है, ये स्कोप ऑफ सप्लाई बताता है, ठीक है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7। तो सप्लाई अपन जैसे देख रहे थे, सप्लाई, ये सप्लाई का चैप्टर है, राइट। तो सप्लाई में क्या क्या आता है, तो सेक्शन 7(1)(a) क्या बोलता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। इसको याद कैसे करोगे तुम लोग, सेल हो गया, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, तीनों सेम है, ठीक है। लीज, लाइसेंस, रेंटल, तीनों सेम है, और लास्ट में डिस्पोजल जो सेल जैसे अपन ने बोला, ठीक है। तो अगर रिपीट करो, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ठीक है। मेड और एग्रीड टू मेड फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इसमें 3 पॉइंट आप लिखो। फर्स्ट इज इट शुड बी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। सेकेंड, इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन। एंड थर्ड, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये 3 मिक्सचर होगा ना, देन ओनली इट्स अ सप्लाई, ठीक है। नॉर्मली सपोज मैंने कोई चीज़ सेल कर दी विदाउट कंसिडरेशन, 0 वैल्यू पे, ठीक है, वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही है, तो सप्लाई नहीं होगा। या मैंने कोई चीज़ सेल कर दी, कंसिडरेशन भी है पर मेरा प्राइवेट है, पर्सनल यूज़ है, तो भी वो सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। ये सेक्शन जो है ना, सेक्शन नंबर 7(1), दिस इज इंक्लूजन। आपको चाहिए तो इधर लिख लो, इंक्लूजन, ठीक है। सेक्शन 7(1)(a), इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने इंसर्ट किया, दिस इज एन अमेंडमेंट, रिसेंटली इन्होंने इंसर्ट किया था, ठीक है। इसको चाहिए तो आप लोग स्टार मार्क कर दो, यहाँ पे नहीं हो रहा मेरे से, ये स्टार मार्क कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोलता है, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल
ऐसा कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा। मतलब फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, उसके मेंबर्स है, तो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो मेंबर्स को सर्विस दे रही है या मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडर, मतलब कोई कंसिडरेशन है। पर इसमें यहाँ पे कहीं भी उन्होंने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं, मतलब ये अलग से उन्होंने कैप्चर किया था सेक्शन, अलग सेक्शन में, बट कोर्ट के केसेस आते थे कि एक सोसाइटी और उसके मेंबर दे आर द सेम पर्सन, मतलब मैं ही पैसा दे रहा हूँ सोसाइटी को और हम लोग ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट उन्होंने सेक्शन में इसको इंक्लूड कर दिया, सेक्शन 7(1) में, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है और वहाँ पे कंसिडरेशन है और ऐसी कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, बिटवीन द मेंबर्स एंड द एनी पर्सन अदर देन वो इंडिविजुअल, देन इट विल बी अ सप्लाई, ठीक है। इससे क्या हुआ मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब सोसाइटीज़ में रहते हो, राइट, तो सोसाइटी का जो मेंटेनेंस बिल आता है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू सप्लाई। अब आप बोलोगे मेरे सोसाइटी मेंटेनेंस बिल में GST नहीं लगता, राइट, तो एक लिमिट डाल दिया उन्होंने, 7,500 का एग्जेम्पशन दे दिया। तो जो बड़ी सोसाइटीज़ होती है, ठीक है, जिसमें मंथली मेंटेनेंस 7,500 से ज़्यादा होता है, दे आर लाइबल टू पे GST इसके वजह से। अब इसके वजह से क्या होगा, जैसे कि कोई क्लब्स भी होते हैं, 2,000 पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, जैसे अपन सब ने मिलके एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, जैसे कि सब लोग कुछ ना कुछ मे बी सपोज मैं डेली न्यूज़पेपर मंगाऊंगा या कोई फूड मंगाएगा या कुछ भी करेगा, तो दिस आर सर्विसेज विद इन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, राइट, तो देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। क्लियर, समझा आप लोगों को? फिर आता है ये इंक्लूजन, में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एक पोर्शन को उठा के इन्होंने डाला है, ठीक है, कोई सेक्शन में कोई चीज़ कैप्चर नहीं हो रहा होगा, कोई सबसेक्शन में कोई स्पेसिफिक चीज़ कैप्चर की उन्होंने, इसके लिए इंक्लूजन है, ठीक है। फिर आएगा एक्सक्लूजन्स, ठीक है। फिर आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंडिया के बाहर से कोई भी ऐसी सर्विस, गुड्स तो कस्टम्स में आ जाता है, राइट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दो, फॉर कंसिडरेशन को 2 लिख दो, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, मतलब ऐसी कोई भी सर्विस इंडिया से बाहर से इधर आ रही है जिसके लिए कोई कंसिडरेशन पे हो रहा है, भले वो प्राइवेट पर्पस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, देन ऑल्सो इट्स अ सप्लाई। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसने बाहर कोई पर्सन से कंसल्टेंसी ले ली और 1 लाख का बिल का पेमेंट कर दिया उसने, तो ही विल बी लायबल टू GST, ठीक है। अब वो GST एजुकेशनल पर्पज़ है या बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एग्जाम्पशन लिस्ट में कैप्चर किया है, बट इट्स अ सप्लाई। अभी अपना काम क्या है, ये समझना कि सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आ रही है, वेदर टैक्स इज लेविएबल और नॉट, वो मतलब अपन नेगेटिव लिस्ट या एग्जाम्पशन में देखेंगे, बट अभी वो सप्लाई है। कोई भी ऐसी सर्विस जो इंडिया के बाहर से आई जिसके लिए कंसिडरेशन पे हुआ, ठीक है, इट विल बी अ सप्लाई, ठीक है। लास्ट में आता है एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन Schedule 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। ऐसी एक्टिविटीज़ Schedule 1 में लिखी हुई है जिसके लिए अगर आपने कंसिडरेशन पे नहीं भी किया तो भी वो सप्लाई है, ठीक है। तो ये 4 एक्सक्लूजन है, रिपीट करो। सबसे पहले क्या आएगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सेक्शन कि भाई कोई भी ऐसा बंदा अगर कोई भी एक्टिविटी करेगा उसके लिए कंसिडरेशन लेगा और बिजनेस के लिए करेगा तो सप्लाई, ये तो नॉर्मल सबको पता है। फिर सेकंड में उन्होंने क्या किया, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, हु इज गेटिंग सम कंसिडरेशन, ठीक है, टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा, ठीक है, वो भी आ गया सप्लाई। थर्ड में क्या आ गया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया, Schedule 1 वेयर नो कंसिडरेशन इज पेड, ठीक है, देन टू इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। समझ गया, दिस आर इंक्लूजन, 4 चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है Schedule 1, इसको लिखना बाइफरकेशन, ठीक है। अब ये बाइफरकेशन क्यों है, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आपको लगे, आप कंफ्यूज होगे कि ये गुड्स है क्या सर्विस है, ठीक है। एग्जांपल, अगर आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो आप ऑर्डर क्या करते हो, फूड, दैट इज़ गुड्स, ठीक है, पर आप क्या लेते हो, सर्विस लेते हो रेस्टोरेंट में, है ना। तो ये चीज़ को बाइफरकेट किया उन्होंने कि कौन सी ऐसी चीज़ है, ये चीज़ गुड्स है या सर्विस है, ठीक है।
और भी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे आप घर को रिनोवेट कर रहे हो, लगता सीमेंट है, टाइल्स है, सब लगता है, बट आप वो कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ले रहे हो उसकी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़, तो ये बाइफर्केशन शेड्यूल 2 में उन्होंने बाइफर्केट किया है कि कौन सी चीज़ गुड्स है, कौन सी चीज़ सर्विस है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, मतलब that's a supply as per subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services referred to in schedule 2, ठीक है। schedule 1 में क्या था, schedule 1 में विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एक्टिविटी हुई, ठीक है, नॉर्मली उन्होंने कैसे किया, कोई रिलेटिव हो गया, फ्री में किसी ने दे दिया, वो सब चीज़ें कैप्चर्ड है। 2 में उन्होंने बाइफर्केशन बताया है कि कोई चीज़ गुड्स होगी या सर्विसेज होगी, वैसा। फिर आता है, इसको लिखो एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन लिख दो इसको, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 1 को खड़ा नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में जो भी एक्टिविटीज है उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, राइट। ये तो हो गया एक। दूसरा, एनी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी एक्टिविटी हुई इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उन लोग इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी, इट शैल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज सप्लाई, ठीक है। दो चीज़ें, एक तो शेड्यूल 3 और दूसरा गवर्नमेंट जो पब्लिक अथॉरिटी के लिए कर रही है, ठीक है। एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, नीचे नोटिफाई की है उन्होंने, दो चीज़ नोटिफाई की है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ये एक्सक्लूजन हो गया, पहला इंक्लूजन, फिर बाइफर्केशन, फिर एक्सक्लूजन, ठीक है। सेक्शन नंबर याद कैसे करोगे, 7(1) में तो बेसिक हो गया, सेक्शन 7(1)AA में उन्होंने सोसाइटीज़ को डाल दिया, ठीक है। फिर आता है बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, और सी में आ जाएगा शेड्यूल 1, ठीक है। 1A में उन्होंने क्या किया, शेड्यूल 2 को लाया, ठीक है, और 2 में लाया है शेड्यूल 3 और जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक अथॉरिटीज़ वाली जो भी उन लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। और 3 क्या है, उन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ हम ला सकते हैं आगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, 1A एंड 2, द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। ये ठीक है, ये कुछ ये यूजफुल नहीं है। टिल नाउ फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 7(2)B, मतलब मैं जो बोल रहा था ना पब्लिक अथॉरिटी वाली, दो चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की है, ऐसी एक्टिविटी इन विच इन रिलेशन टू पंचायत और म्यूनसिपैलिटी फंक्शन, ठीक है। पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटी फंक्शन वाली जो आर्टिकल 243G में और 243W में मैंशनड है, यहाँ पे मार्क कर दो आप, 243G और 243W, ठीक है। shall not be constituted as supply of goods nor supply of services, okay, clear. Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a panchayat functions, panchayat under article 243G of the constitution, municipality function or to a municipality under article 243W, ठीक है, of the constitution are treated neither as supply nor supply of services. इसके अलावा सेकंड है ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द सेंटर, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट लीकर लाइसेंस देती है। जैसे कि बहुत सारी लीकर शॉप्स होती है ना, उनको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। अभी लाइसेंस के लिए उनको पेमेंट करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको एक्सक्लूड किया है, उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। उसके अलावा जैसे ही लॉटरी की शॉप्स होती है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही आती है, उस पर GST लगेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ ही है जो एक्सक्लूड किया है, ओके। ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर बाय लाइसेंस बाय SG, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द अबव एक्सक्लूजन इज ऑन अकाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये ऐसा एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों के बीच में, एंड हैज नो रेलिवेंस विद द टर्म ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड प्रिविलेज फॉर अ फी, मतलब और कोई भी लाइसेंस होगा उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ये ऐसा एग्रीमेंट हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। इसका और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, उस पर GST नहीं लगेगा, यस, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ प्रिविलेजेस, लाइसेंसेज, माइनिंग राइट्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार क्या होता है, अगर सपोज कहीं पे पेट्रोल मिल गया ज़मीन के अंदर से,
तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस देती है कि 10 साल तक आप यहाँ से क्रूड निकाल सकते हो, तो उसमें जीएसटी लगेगा, उसका इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। बट खाली अल्कोहलिक लिकर जो है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है लिकर शॉप्स को, तो उस पर नहीं लगेगा बस, ठीक है। अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फी, रॉयल्टी एक्सेट्रा आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय बिजनेस एंटिटी ऑन सच सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। इसको इग्नोर कर लो, रिवर्स चार्ज में अलग से अपन देख लेंगे, ठीक है। अब ये सेक्शन 7 को मैंने यहाँ पे चार्ट में डाल दिया, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखो। ये चार्ट्स तो रिवाइज कर लोगे ना आप लोग? इसके बाद लास्ट में ना, मतलब जब पूरा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा तो मैं आपको ये सब चार्ट्स एक पेपर में डाल के दूंगा, तो आपको लास्ट डे रिवीजन में इजी हो जाएगा। कैसा लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स? इजी है कि हार्ड है? इजी है लग रहा है ना? खाली नोट्स रीड करते ना डिफिकल्ट लगता है। ये ऊपर के जो सेक्शंस है ना, खाली वो रीड करते तो हो गया। नीचे लूँ? ऐसे ही प्लस करके लिखना तुम लोग। ये समझा ना? इसके ऊपर तुम लोग लिख सकते हो इंक्लूजन, ये जो दोनों है ना, ये इंक्लूजन है, ठीक है, ये बाइफर्केशन है, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो जैसे भी, और ये एक्सक्लूजन है। ओके, हो गया।
मे वालों का फर्स्ट लेक्चर है क्या ये? इसके पहले कोई लेक्चर हुआ था आप लोगों का? कौन सा हुआ था? डायरेक्ट एक्स। लोकल अथॉरिटी। तुम लोग को ब्रेक कितने बजे चाहिए? 6:30 वही। तुम लोग ब्रेक लेने आते हो क्या इधर? तो मैं बोला 6:30 तो टाइम देखने लग गए। नीचे जाके क्या करते हो इधर? कुछ है क्या आजू बाजू? राउंड मार के आता हो बस? सुरभि। अच्छा, कर दो स्क्रॉल। इसके बाद नीचे एग्जाम्पल्स है, उसमें आप लोगों को सेक्शन नंबर बताना है। इजी है मतलब वो। वो उसमें लिखा ना ऊपर अपन ने, एक मिनट में बताता हूँ। पंचायत और वो वाली। म्यूनसिपैलिटी और पंचायत वाली। चाहिए तो तुम लोग लिख सकते हो 243G के ब्रैकेट में लिख दो पंचायत फंक्शन, और W के ब्रैकेट में लिख दो म्यूनसिपैलिटी फंक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट देता नहीं है लाइसेंस, स्टेट ही देता है। अल्कोहल स्टेट ने रखा है अपने पास। अल्कोहल तो ऐसे भी बाहर है ना, उसका खाली लाइसेंस इसमें है। हाँ तो हो गया।
हाँ वो तो सी जी एस जी और वो है ना ऊपर, बिजनेस में है पर सप्लाई में उसको इंक्लूड किया ना। ऊपर वाले में जैसे उस सेक्शन 7(1) में देखोगे तुम, ठीक है, तो उसमें इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा है, बट ये उसमें बिजनेस में नहीं आएगा ना वैसा, तो इसको अलग से इंक्लूड किया था वैसा। ये तो एक्सक्लूजन वाला है ना जो, तो उसको अलग से एक्सक्लूड करना पड़ा ना इनको। पब्लिक अथॉरिटी में भी नहीं तो जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो अभी इसका आंसर्स दो तुम लोग, रीड करो। अभी इसमें से कौन सा सप्लाई है, अगर सप्लाई है तो कौन से सेक्शन के हिसाब से सप्लाई है। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हो गया सबका, बताओ। फर्स्ट वाला सप्लाई कौन से सेक्शन के हिसाब से। 7(1)(a) ना, ठीक, उसमें लिख दो। द अबाउट ट्रांजेक्शन इज सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1)(a। ये खाली एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा एग्जाम में ऐसे नहीं आते, ठीक है, इतना भी इजी मत समझ लो। अभी सेकंड बताओ चलो। अरे मुझे क्या पूछ रहे हो तुम लोग, बताओ क्यों नहीं है। अभी आगे कंसेप्ट आएगा डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, नहीं मतलब पहले सुन लो तुम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर सपोज सेम पैन नंबर है पर 2 जीएसटीएन नंबर है तो भी उसको सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है, बिकॉज जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। महाराष्ट्र का अलग होता है, पंजाब गुजरात सबका अलग अलग होगा। और अगर कोई पर्सन ने सेम स्टेट में 2 जीएसटी नंबर लिया है आउट ऑफ हिज ओन विल, एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है बट उसने खुद ने लिया है बिकॉज ही वांट्स टू मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स और उसको हर चीज़ के लिए अलग से रखना है, तो भी उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं सेक्शन 25 के हिसाब से, अपन नीचे देखेंगे, और फिर उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। बट इसके केस में सिंस इट इज़ अंडर द सेम स्टेट एंड हैविंग द सेम जीएसटी नंबर, तो फिर उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, तो लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट वाला सीन है वो। अभी इसमें बताओ, थर्ड वाला बताओ चलो। स्मार्ट हो गए तुम लोग। अच्छा पहले से थे क्या। किस वैल्यू पे लगेगा। वही सेक्शन 7(1) ये ना, ठीक है, तो उसमें लिख रहे हो ना द अबाउ ट्रांजेक्शन इज अ सप्लाई एज पर सेक्शन। अरे यार हाँ ठीक है। बताओ, पीछे वाले जवाब ही नहीं दे रहे। अब मैं हैंड पिक करूंगा, ठीक है, अभी कोरस में गाना बंद कर दो। मिड पर्सन को बोलो। आपका नाम बताओ, सॉरी मैं भूल गया। कैलाश। बताओ अब इसका आंसर बताओ। सप्लाई है तो कौन से सेक्शन के हिसाब से।
ठीक है, हो गया, सबको क्लियर है? चलो तुलसी मैडम, हाँ तुलसी मैडम, ये 5th वाला बताइए, क्यों नहीं है सप्लाई? नहीं बट किस रीज़न से नहीं है, ये तो मैंने बताया था आपको। मतलब क्यों नहीं है? बिजनेस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, या ये सप्लाई ही नहीं है, या ये कंसिडरेशन नहीं है, इसके लिए नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। जब अपन कंसिडरेशन बोल रहे थे तब अपन बोल रहे थे कि अगर कंसिडरेशन में समथिंग फॉर समथिंग वाला बोला था, राइट? तो वो कंसिडरेशन में के डेफिनेशन में नहीं आ रहा, इसके लिए सप्लाई नहीं है, वैसा है, ठीक है? और एट द सेम टाइम सप्लाई के अंदर भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें है वो। पहली बात तो कंसिडरेशन ही नहीं है वो। हाँ तो वो सप्लाई में आ जाता फिर। यस, ऑब्लिगेशन हो गया, कंसिडरेशन हो गया, सब कुछ आ गया आपका। अभी 6th वाला बताओ, कौन बताएगा? आप बताइए मैडम, फर्स्ट बेंच 6th वाला। तो मैंने, हाँ ठीक है, सेम है, ठीक है। 7th वाला कौन बताएगा? सिक्स्थ वाला, हाँ मतलब बोला उन्होंने, वही बोला, सप्लाई है वो। 7th वाला कौन बताएगा? 6th वाला है। उसमें तो डोनेटेड बाय श्रीमती देवी है ना, ठीक है? तो उसमें बिजनेस प्रमोशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसमें। तो जो भी आप डोनेशन करते हो ना, तो टेम्पल वेम्पल अपने ओन विल के हिसाब से नाम लिखते हैं। जैसा पानी में भी देखोगे या कोई चेयर पे भी देखोगे, उन लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। कोई जाके नहीं बोलता कि मेरा नाम लिखो उस पर, और किसी का बिजनेस प्रमोट नहीं हो रहा है उससे। क्या बोला? 7th वाला बोल रहा क्या? हाँ उसमें उसने खुद ने बोला है कि मेरा नाम, नहीं तो कोई ऐसा बिजनेस का नाम नहीं लिखता है, राज डेकोर करके ऐसा, ठीक है? क्योंकि आप इंडिविजुअल मतलब कैपेसिटी में आप डोनेशन देते हो। 7th वाला बताओ, कौन बताएगा? बताओ। नहीं नहीं, ये तो विदाउट कंसिडरेशन है ना। अरे तुम लोग बताओ यार। स्केड्यूल 1 तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक तुम लोग ही एज्यूम कर रहे हो। एजम्पशन नहीं, ये नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं, वो स्केड्यूल 1 में जो लिस्ट है ना, उसमें अगर कैप्चर हुआ तो है। स्केड्यूल 1 नीचे है, नीचे, बट अभी ये सप्लाई नहीं है, बिकॉज स्केड्यूल 1 में ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आप किसी और को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है? आपके रिलेटिव को या कोई एजेंट को, वैसे जिसमें आप विदाउट कंसिडरेशन देते हो यूजुअली। इसने खुद के गैलरी में दिया है विदाउट कंसिडरेशन। और यूजुअली गैलरीज में क्या होता है, अप्रूवल बेसिस पे एक्सेप्टेंस होता है। मतलब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि एक साड़ी वेंडर है, ठीक है? तो अपनी बहुत सारी साड़ी लेके जाता है, तो गुड्स तो निकल जाता है, राइट? अब वहाँ जाने के बाद सामने वाला सिलेक्ट करता है, कुछ 10 साड़ी वो सिलेक्ट करेगा, और जब अप्रूव होगा तभी वो सेल होगा, तब तक उसको सेल नहीं मानते। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बोलते हैं अपन, राइट? तो ये भी सेम है। सिमिलरली ये आर्ट गैलरी में, अभी ये आर्ट गैलरी में कैसा होता है, ऐसे ही वर्क होता है कि बहुत सारे आर्ट्स जाते हैं वहाँ पे, जब कोई सिलेक्ट करता है तभी वो सेल होता है, तब तक उसको सेल नहीं मानते। फिर वो वापस जितने जो अनसोल्ड है वो वापस आते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप जैसे रिमूव करोगे सब पे जीएसटी लग जाएगा, वो सेल नहीं होगा, फिर वापस आएगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वो सब चलता रहेगा, ठीक है? तो ये सप्लाई नहीं है। 8th वाला बताओ। अरे यार पेन नहीं चला। हाँ
विदाउट कंसिडरेशन है और वो उसने आर्ट गैलरी में सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, सो दिस इज नॉट अ, दिस इज विदाउट कंसिडरेशन। 8 वाला बताओ। नहीं नहीं, नॉर्मल बेसिस में, नॉर्मल सिनेरियो में फर्स्ट वाला आपको सबसे पहले 7(1)(a) देखना है, ठीक है। उसके बाद वो जो 3 है दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे इम्पोर्ट और सर्विस हो गया, और जो स्केड्यूल 1 में जो लिखा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। पहले तो आपको 7(1)(a) में जज करना है, बेसिक नेसेसिटी के कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इट शुड बी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, वो, ठीक है। सबसे पहले वो देखना है आपको। वो होने के बाद फिर आपको देखना है कि अगर सपोज वो भी नहीं हुआ, वो हो गया तो क्लोज हो गया, तो सप्लाई है। सेकंड देखना है कि अदर देन पर्सन है और कंसिडरेशन है, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई सोसाइटी हो गया, एओपी हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, ठीक है, वो हुआ, वो देखना है आपको, तो भी वो सप्लाई हो गया। फिर थर्ड देखना है आपको, स्केड्यूल 1 की लिस्ट जब आएगी ना तब मैं आपको बताऊंगा 4 चीज़ें उसमें। स्केड्यूल 1 की लिस्ट में अगर वो कैप्चर हुआ तो सप्लाई हो गया। और फिर आता है वो इम्पोर्ट और सर्विस वाला जो आपका, और उसके लिए भी आपने कंसिडरेशन दिया है तो ही। हाँ, बहुत बार फ्री में, जैसे मेरा कोई रिलेटिव है बाहर, ठीक है, और मैंने विदाउट कंसिडरेशन ले लिया उससे, तो भी वो सप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। तो वो 4 चीज़ तो देखना है तुमको सप्लाई के लिए। और बाद में एक्सक्लूजन में, अगर जैसे अपन ने देखा एक्सक्लूजन में अपन स्केड्यूल 3 पढ़ेंगे आगे, स्केड्यूल 3 अपन देखेंगे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है। बट मैं ऐसा स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3 वाली इसमें डाल ही नहीं रहा हूँ अभी नॉर्मल